गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज है 5वां प्रैक्टिस सेट। और ये सभी प्रैक्टिस सेट आपके होने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख ये संबंधित है दोस्तों समुद्रगुप्त से, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इलाहाबाद स्तंभ लेख ये संबंधित है गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त से। बाकी समुद्रगुप्त से दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो समुद्रगुप्त का शासक चला था दोस्तों 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि समुद्रगुप्त को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी। तो समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा गया। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो वो कहा ब्रिटिश इतिहासकार V.A. स्मिथ ने। फिर समुद्रगुप्त को दूसरी उपाधि दी गई थी दोस्तों कविराज की। और समुद्रगुप्त को तीसरी उपाधि मिली थी अश्वमेध यज्ञ कर्ता की। तो समुद्रगुप्त को ये उपाधियां मिली थी, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसे भारत का नेपोलियन कहा गया और इसे कविराज कहा गया और इसे अश्वमेध यज्ञ कर्ता भी कहा गया। फिर इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन ये मिलता है दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति को लिखा कौन है, तो वो लिखे हैं दोस्तों हरिसेन। ये बहुत बार आया है एग्जाम में दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो वो हैं हरिसेन। बाकी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एक है दोस्तों जो एग्जाम में बहुत बार आता है, तो वो है राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी के लेखक कौन है, तो राजतरंगड़ी के लेखक हैं दोस्तों कल्हड़। कल्हड़ ये भी बहुत बार आया एग्जाम में, तो इसे भी आप लोग यहीं पर ध्यान में रखिएगा। और ये तरंगड़ी क्या है, तो राजतरंगड़ी यह बताती है दोस्तों कि कश्मीर का पहला शासक कौन था, तो वो था अशोक। तो राजतरंगड़ी से यह पता चलता है कि कश्मीर का पहला शासक हुआ अशोक। और राजतरंगड़ी लिखा कौन, तो राजतरंगड़ी के लेखक हैं दोस्तों कल्हड़। बाकी आप लोग समुद्रगुप्त से ध्यान में रखिएगा कि समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन ये मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में और इसे लिखे हैं हरिसेन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक था दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो वो था जलालुद्दीन खिलजी। बाकी खिलजी वंश से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि खिलजी वंश ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत के अंदर शासन करने वाला एक वंश है। और खिलजी वंश का शासन चला था 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, कुल 30 वर्षों तक। और खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। और खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ अलाउद्दीन खिलजी, जिसे दोस्तों सिकंदर ए सनी की उपाधि दी गई। और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों कुछ प्रणालियों का आविष्कार किया, तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा प्रणाली का आविष्कार किया, या दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की किसने, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों दिल्ली सल्तनत और खिलजी वंश का ऐसा पहला शासक हुआ जिसने बाजार पर नियंत्रण किया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने
50% भूमि कर भी लगाए। तो खिलजी वंश से ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं ये संबंधित हैं दोस्तों बौद्ध धर्म से, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं, तो वो हैं बौद्ध धर्म से। बाकी इस क्वेश्चन के संदर्भ में आप लोग कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ये है कि अजंता की गुफा ये कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। और यहाँ पर कितनी कुल गुफाएं हैं, तो वो हैं 30। और इनका संबंध किससे है, तो वो है बौद्ध धर्म से। और ये जो अजंता की गुफाएं हैं दोस्तों, वो अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। और अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई, तो ये हुई दोस्तों 1819 में एक ब्रिटिश नागरिक जॉन स्मिथ के द्वारा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी अजंता की गुफाओं को दोस्तों विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा 1983 में। तो अजंता की गुफाओं से ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, शेर शाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनवाया? तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया दोस्तों, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि शेर शाह सूरी ने जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। बाकी शेर शाह सूरी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे कि शेर शाह सूरी का शासन चला दोस्तों 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक 5 वर्षों तक। और शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद खान, और इसका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। और शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हरा कर दोस्तों सूरी साम्राज्य की स्थापना की। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हरा दिया था? तो शेर शाह सूरी ने दोस्तों सबसे पहले चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, जो कि हुआ 1539 ईस्वी में। उसके बाद शेर शाह सूरी ने दोस्तों बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया, और ये बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। तो ये दो युद्ध आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। पहला है 1539 में हुआ चौसा का युद्ध, और दूसरा है 1540 में हुआ बिलग्राम का युद्ध। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो शेर शाह सूरी ने कार्य किए, जो कि इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शेर शाह सूरी ने दोस्तों रुपया मुद्रा की शुरुआत की, और भूमि माप प्रणाली की शुरुआत या भूमि माप प्रणाली को लागू किसने किया, तो वो था शेर शाह सूरी ने। फिर ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया था शेर शाह सूरी ने, सर्वप्रथम कोलकाता से लेकर पेशावर तक। फिर सराय या सड़क व्यवस्था को विकसित किसने किया, तो वो था शेर शाह सूरी। फिर डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो वो था शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के द्वारा कुछ किए गए ये महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जिसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा कि शेर शाह सूरी ने रुपया मुद्रा की शुरुआत की, और इसने भूमि माप प्रणाली को लागू किया, और शेर शाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण करवाया। और पहला जीटी रोड मतलब कहाँ से कहाँ तक बना था, तो वो था कोलकाता से लेकर पेशावर तक। और शेर शाह सूरी ने सराय और सड़क व्यवस्था को विकसित किया। और इसके बाद आप लोग लास्ट में ध्यान में रखिएगा कि डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की, तो वो था शेर शाह सूरी। और इसकी मृत्यु हुई दोस्तों 1545 में कलिंजर के किले में, जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। और इसकी मृत्यु एक युद्ध के दौरान हुई दोस्तों। तो इतनी बात आप लोग शेर शाह सूरी से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है दोस्तों
क्रस्ट। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पृथ्वी की सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, तो वो है क्रस्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी इस क्वेश्चन के संबंध में आप लोग कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जैसे कि पृथ्वी की 3 मुख्य परतें या लेयर होती हैं। जैसे दोस्तों एक फिगर के थ्रू आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया अपना अर्थ का स्ट्रक्चर, और ऊपर सबसे जो ऊपरी परत है उसको कहा जाता है क्रस्ट। क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे कौन आता है, तो वो है दोस्तों मेंटल। और सबसे जो निचला परत है उसे कहा जाता है कोर। तो अर्थ की 3 मुख्य परतें होती हैं, जिसमें सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है क्रस्ट, और उसके बाद बीच में आता है दोस्तों मेंटल, और फिर सबसे निचली परत होती है कोर। फिर इसके बाद आप लोग इन्हीं 3 परतों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्रस्ट से ध्यान में रखिएगा कि क्रस्ट पृथ्वी की सबसे अपर लेयर मतलब सबसे ऊपरी परत होती है, और क्रस्ट को कहा जाता है दोस्तों सियाल। सियाल ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्रस्ट को कहा जाता है सियाल। और सियाल मतलब दोस्तों ये मिलकर बना है सिलिका और एल्युमिनियम से। और क्रस्ट पृथ्वी की सबसे पतली परत होती है, जहां पर इसकी मोटाई लगभग होती है दोस्तों किसी किसी स्थान पर 5 किलोमीटर, किसी स्थान पर उससे ज़्यादा। तो एक रेंज के अनुसार दोस्तों क्रस्ट की मोटाई लगभग होती है 5 से 70 किलोमीटर। तो इतनी बात आप लोग क्रस्ट से ध्यान में रखिएगा कि यह पृथ्वी की सबसे अपर लेयर है, और इसे सियाल कहा जाता है। मतलब ये बनी है सिलिका और एल्युमिनियम से, और यह अर्थ की सबसे पतली परत है। इसके बाद जो दूसरी परत है दोस्तों मेंटल, यहां से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मेंटल ये सबसे थिकेस्ट मतलब सबसे मोटी परत है दोस्तों अर्थ की। और मेंटल को कहा जाता है सीमा, मतलब ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। और मेंटल में प्रेजेंट होता है दोस्तों मैग्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मैग्मा मतलब अर्थ के किस लेयर में प्रेजेंट होता है या रहता है, तो वो रहता है दोस्तों मेंटल में। तो मेंटल से आपको ध्यान में रखना है कि मेंटल अर्थ की सबसे मोटी परत है, और इसे कहा जाता है सीमा। मतलब मेंटल मिलकर बना है सिलिका और मैग्नीशियम से। और मैग्मा जो वेव होती है, जो तरंग होती है, वो कहाँ पर रहती है, तो वो रहती है मेंटल में। फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा कोर। और कोर दोस्तों पृथ्वी की सबसे मतलब अंदरूनी या इनर मोस्ट परत या लेयर होती है, और इसे कहा जाता है निफे। मतलब ये मिलकर बनी है निकिल और फेरस से। और इसका जो आउटर मतलब जो बाहरी पार्ट होता है दोस्तों कोर का, वो होता है लिक्विड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ज्वार भाटा किसके कारण होता है। तो ज्वार भाटा का जो सबसे मुख्य कारण है वो है दोस्तों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी ज्वार भाटे से कुछ और पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे ज्वार भाटा होता क्या है। तो समुद्र का जल दोस्तों नियमित रूप से ऊपर और नीचे चढ़ता है, मतलब जो तरंग या वेव आती है। और इसमें जो मतलब हाई टाइड होता है, मतलब जैसे ये हो गया ये, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों इसको कहा जाता है ज्वार, मतलब हाई टाइड। और ये जो निचला पार्ट है इसे कहा जाता है भाटा। फिर जो ज्वार भाटे का कारण होता है वो है दोस्तों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। तो ज्वार भाटा या टाइड से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि समुद्र का जल नियमित रूप से ऊपर नीचे होता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं ज्वार भाटा। जिसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जब समुद्र का जल ऊपर चढ़ता है तो उसको बोलते हैं ज्वार, जब नीचे आता है तो उसको बोलते हैं भाटा। और इसका जो मुख्य कारण है वो है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ज्वार भाटे से ध्यान में रखिएगा कि अमावस्या और पूर्णिमा को दोस्तों हाई टाइड या उच्च ज्वार आता है। फिर अष्टमी को मतलब कम ऊंचाई का ज्वार आता है या लो टाइड मतलब आता है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अमावस्या या पूर्णिमा को उच्च ज्वार या हाई टाइड आता है, और अष्टमी को कम ऊंचाई का ज्वार या लो टाइड आता है। बाकी 24 घंटे में दोस्तों 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2 ज्वार का अंतराल लगभग होता है दोस्तों 12 घंटे और 26 मिनट। और
यदि पूछे दोस्तों कि ज्वार और भाटे के बीच में अंतराल कितना होता है, तो वो है 6 घंटे और 13 मिनट। क्योंकि देखिए, जैसे ये मान लीजिए वाटर आ रहा है समुद्र का, फिर एक बार ऊपर चढ़ा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो ऐसे। तो ये हो गया ज्वार, ये हो गया ज्वार, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो वो है 12 घंटे और 26 मिनट। बाकी एक ज्वार और एक भाटा, मतलब यहाँ और यहाँ का ये डिफरेंस कितना है, टाइम डिफरेंस, तो वो है 6 घंटे और 13 मिनट। बाकी ज्वार ऊर्जा से बिजली उत्पादन संभव है दोस्तों, ये इसका एडवांटेज है। बाकी एक शहर है दोस्तों इंग्लैंड का, साउथहैम्पटन, वहाँ पर 24 घंटे में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वैसे नॉर्मल दोस्तों 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है, लेकिन इंग्लैंड का जो शहर है साउथहैम्पटन, वहाँ पर 24 घंटे में 4 बार ज्वार आता है और 4 बार भाटा आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे लंबी पर्वतमाला, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज पूरे विश्व में कौन सी है, तो वो है दोस्तों एंडीज, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। और ये एंडीज पर्वतमाला ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये है दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वतमाला, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। बाकी ये जो आल्प्स पर्वतमाला है दोस्तों, ये कहाँ की है, तो ये है यूरोप की। और रॉकी पर्वतमाला ये है दोस्तों उत्तरी अमेरिका की। बाकी हिमालय तो दोस्तों अपने भारत का है, और मतलब भारत क्या कहें, एशिया का, एशिया में है हिमालय पर्वत श्रृंखला। और हिमालय के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह सबसे नौजवान पर्वत श्रृंखला है। मतलब हिमालय दोस्तों सबसे अभी मतलब जवान श्रृंखला है, मतलब सबसे नई पर्वत श्रृंखला है इन मतलब चारों में। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला ये सबसे नौजवान पर्वत श्रृंखला है, और ये स्थित है अपने एशिया महाद्वीप में। बाकी एंडीज पर्वत श्रृंखला ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में, अल्प्स पर्वत श्रृंखला ये स्थित है यूरोप में, और रॉकी पर्वत श्रृंखला ये है उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है। तो रेगिस्तान में वर्षा इसलिए कम होती है क्योंकि वहां पर होता है दोस्तों उच्च दाब क्षेत्र या हाई प्रेशर एरिया, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो रेगिस्तान में वर्षा के कम होने का कारण यही है दोस्तों कि वहाँ पर उच्च दाब क्षेत्र पाया जाता है, और जब उच्च दाब क्षेत्र रहेगा जहाँ पर, वहाँ पर दोस्तों जो मॉइस्चर वाली एयर है वो रुकेंगी नहीं, और इसलिए वहाँ पर वर्षा नहीं होती। जैसे कि जो मतलब दोस्तों एयर का मूवमेंट होता है वो हमेशा होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। तो हाई प्रेशर से हमेशा दोस्तों हवा कहाँ पर जाएगी, तो लो प्रेशर में, जहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट रहेगा। तो इसलिए क्योंकि रेगिस्तान में हाई प्रेशर बेल्ट होता है, वहाँ पर हवाएं रुकती नहीं और वो चली जाती हैं लो प्रेशर में, इसीलिए ये हो जाता है रेगिस्तान का क्षेत्र। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रेगिस्तान में वर्षा कम होने का कारण है कि वहाँ पर होता है उच्च दाब क्षेत्र या हाई प्रेशर बेल्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, कच्छ का रण ये कहाँ है। तो कच्छ का रण ये है दोस्तों गुजरात में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो कच्छ का रण है गुजरात में, और ये कच्छ का रण ये प्रसिद्ध है दोस्तों जंगली गधों के लिए। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों कच्छ का रण, और ये स्थित है गुजरात राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सबसे बड़ा क्यों है। तो भारत के संविधान का सबसे बड़ा होने का कारण यह है कि यहाँ पर दोस्तों हर चीज़ के लिए विस्तृत प्रावधान या डिटेल्ड प्रोविजन दिया गया है, इसीलिए भारत का संविधान बड़ा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों 552, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों
जो दो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, उसे 104वें संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो अब लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, तो वो है दोस्तों 550, जिसमें 530 होते हैं राज्यों से और 20 होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लोकसभा और जो राज्य की विधान परिषद होती है उसमें जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था उसे 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। फिर लोकसभा से एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, तो इतनी बात आप लोग लोकसभा से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति ये करते हैं दोस्तों भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है। तो न्यायपालिका का कार्य है दोस्तों कानून की व्याख्या करना, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बजट घाटा क्या है। तो बजट घाटा ये है दोस्तों व्यय मतलब इज ग्रेटर देन आय, मतलब बजट घाटे में व्यय बड़ा होता है आय से, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो बजट घाटे से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बजट घाटे में जो एक्सपेंडिचर या व्यय होता है वो बड़ा होता है दोस्तों इनकम से। बाकी एक चीज़ यहाँ पर और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो फिजिकल डेफिसिट या जो राजकोषीय घाटा होता है वो दोस्तों हमेशा बड़ा होता है किससे, बजट डेफिसिट या बजट घाटे से। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फिजिकल डेफिसिट या जो राजकोषीय घाटा होता है वो हमेशा बड़ा होता है बजट डेफिसिट या बजट घाटे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डिजिटल भुगतान का उदाहरण है। तो डिजिटल भुगतान का उदाहरण है दोस्तों यूपीआई, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। तो डिजिटल भुगतान का उदाहरण है यूपीआई। जैसे हम लोग दोस्तों जो पेमेंट करते हैं गूगल पे, फोन पे इत्यादि के थ्रू, तो वहाँ पर यूज होता है यूपीआई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोजगार किससे बढ़ता है। तो रोजगार बढ़ता है दोस्तों निवेश या इन्वेस्टमेंट से, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रोजगार की वृद्धि होती है दोस्तों निवेश से। जब किसी देश या किसी जगह पर निवेश आएगा तो वहाँ पर दोस्तों उद्योग लगेंगे, तो वहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीडीपी में क्या शामिल है। तो जीडीपी में शामिल है दोस्तों सभी उत्पाद, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, बैंक का मुख्य कार्य क्या है। तो बैंक का मुख्य कार्य होता है दोस्तों जमा और ऋण, मतलब डिपॉजिट और लोन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हवा का मुख्य घटक क्या है। तो हवा का जो मेन घटक होता है दोस्तों वो है नाइट्रोजन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। क्योंकि दोस्तों हवा में नाइट्रोजन रहता है कितना परसेंट, तो वो रहता है 78%। बाकी ऑक्सीजन की जो मात्रा है दोस्तों वो है 21%। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक मात्रा होती है ऑक्सीजन की। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हवा का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन रहता है 78%। और दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक मात्रा है दोस्तों जो कि उपस्थित रहती है हवा में वो है ऑक्सीजन, जो कि रहता है 21%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी जमता है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का, तो वो है दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो वो है दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का धड़कन कितनी होती है। तो ह्यूमन जो हार्ट होता है उसकी धड़कन होती है दोस्तों 1 मिनट में 72 बार, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी हार्ट से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हार्ट का काम होता है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना, और हार्ट में कुल कितने चेंबर होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों 4, और हार्ट बीट की जो रेट होती है वो होती है दोस्तों 72 बार प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में अपना हार्ट 72 बार धड़कता है। बाकी हार्ट में दोस्तों लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब हार्ट के लेफ्ट साइड में होता है शुद्ध ब्लड, और राइट साइड में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब अशुद्ध रक्त हार्ट में होता है दाईं तरफ। इसीलिए दोस्तों मतलब हार्ट जब बाईं तरफ मतलब दर्द करता है तब होता है दोस्तों वो डेंजर का साइन। तो क्योंकि हार्ट के बाईं तरफ में होता है दोस्तों शुद्ध ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए जब वहां पर दर्द होता है तो वो होता है दोस्तों खतरे की साइन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, बल का प्रकार क्या होता है, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका प्रकार क्या है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक प्रकार का दोस्तों नॉन कॉन्ट्रैक्टेड फोर्स है, मतलब एक प्रकार का असंपर्क बल है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा गैस सांस में जरूरी होती है। तो सांस लेने के लिए जरूरी गैस है दोस्तों ऑक्सीजन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, लखनऊ किस नदी पर बसा है। तो लखनऊ बसा है दोस्तों गोमती नदी पर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मथुरा प्रसिद्ध है दोस्तों कृष्ण जन्मभूमि के लिए, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मेरठ से दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो इसीलिए प्रसिद्ध है मेरठ, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान ये लिखे हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि हैं ऑप्शन नंबर बी में। बाकी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 देशों का राष्ट्रगान लिखे हैं। तो इन्होंने एक तो लिखा है दोस्तों भारत का राष्ट्रगान, जो कि है जनगण मन, बाकी दूसरा इन्होंने लिखा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान, और ये लिखे हैं दोस्तों अमर सोनार बांग्ला। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2 राष्ट्रगान लिखे हैं, एक भारत का और एक बांग्लादेश का। फिर रविंद्रनाथ टैगोर से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इन्हें 1913 में दोस्तों गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं। तो इतनी बात आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लाल किला कहाँ स्थित है। तो लाल किला ये स्थित है दोस्तों दिल्ली में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय ध्वज का जो चक्र है उसे क्या कहा जाता है। तो भारत के झंडे पर जो चक्र है दोस्तों उसे कहा जाता है अशोक चक्र, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस ये हर वर्ष दोस्तों मनाया जाता है 22 मार्च को। बाकी मार्च महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन जीव दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस या वाटर डे। 23 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों शहीद दिवस या राष्ट्रीय शहीद दिवस, क्योंकि ये 23 मार्च को जो शहीद दिवस या शहादत दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी की स्मृति में।
फिर 24 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है दोस्तों टीबी डे, या टीबी मतलब जो दोस्तों कौन सा रोग होता है, ट्यूबरकुलोसिस, या हिंदी में इसको बोलते हैं क्षय रोग। तो क्षय रोग या टीबी डे ये मनाया जाता है दोस्तों हर वर्ष 24 मार्च को। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय स्थित है दोस्तों दुबई में, और इसके चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? तो वो है दोस्तों जय शाह जी, जय शाह। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या आईसीसी का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है दुबई में, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं जय शाह। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, यूएनओ का पूरा नाम क्या है? तो यूएनओ का पूरा नाम है दोस्तों यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। बाकी यूएन या संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन ये कब बना था? तो ये बना था दोस्तों 1945 में, और यूनाइटेड नेशन या यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों न्यूयॉर्क, यूएसए या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो यूनाइटेड नेशन से आप लोग इतनी बात ध्यान में रखिएगा कि यूएनओ ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और ये बना था 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या करता है? तो कंप्यूटर वायरस दोस्तों पूरे सिस्टम को डैमेज या नुकसान कर देता है, मतलब जितना भी डेटा रहेगा अपने सिस्टम में उन सभी को करप्ट कर देता है कंप्यूटर वायरस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, गूगल क्या है? तो गूगल एक दोस्तों सर्च इंजन है। तो गूगल से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह एक प्रकार का सर्च इंजन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंटरनेट कब शुरू हुआ? तो इंटरनेट की शुरुआत होती है दोस्तों 1969 में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लैपटॉप क्या है? तो लैपटॉप एक प्रकार का दोस्तों पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। पोर्टेबल मतलब जिसको हम कहीं भी ले आ सकें, तो लैपटॉप वैसा ही है, इसीलिए लैपटॉप क्या हो गया? पोर्टेबल कंप्यूटर। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेटा क्या होता है? तो डेटा मतलब होता है दोस्तों जानकारी या इंफॉर्मेशन, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जमकर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।